तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अभी तक हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्लास 11th के आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता क्या है। आपने हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। ठीक है, हमने रदरफोर्ड के मॉडल पढ़े, जे थॉमसन के मॉडल पढ़े और हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्स का मॉडल। मगर बोर्स के मॉडल से पढ़ने से पहले हम पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है और उसका डुअल नेचर कैसा होता है। तो सारे एक्सपेरिमेंट अपनी सारी प्रीवियस वीडियोस में हमने दो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पार्टिकल नेचर और डुअल नेचर, मतलब आप बोल सकते हो कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर जो होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो कैसे होता है। और ये एक्सपेरिमेंट करके हमने तो नहीं, हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने करके दिखाया था और हमने इसको अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, उसके आगे चलते हैं, जो कि है आपके पास कौन सा, स्पेक्ट्रम। ठीक है, सबसे पहले तो जानते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है और स्पेक्ट्रम आता कहाँ से है। स्पेक्ट्रम जनरली होता क्या है, ये भी एक डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ होती है जो सब डिफरेंट टाइप की, आपको पता है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है वो एक सोर्स है एनर्जी का, जो कहीं ना कहीं से आपको मिल रही है, किसी भी सोर्स एनर्जी से। क्या बोल रही है, कोई मतलब कहने का मतलब ये है, ध्यान से इसको सुनिएगा। कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी सोर्स से एनर्जी एमिट हो रही है, अभी तक हमने क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अभी तक जो भी देखा गया सारे एक्सपेरिमेंट में, किसी भी सोर्स से जहाँ से आपको एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी आपको रेडिएशन की फॉर्म में जनरली मिलती है। मतलब अगर एनर्जी एक पोजीशन से अगर दूसरी पोजीशन में जाती है या फिर ट्रांसफर होती है, तो रेडिएशन की फॉर्म में जनरली क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का होता है डुअल करेक्टर। एक वो पार्टिकल नेचर का होता है और साथ साथ में वेव नेचर का होता है। हमने ये देखा था कि पार्टिकल नेचर वो कब शो करता है, जब ये रेडिएशन जो एनर्जी की जो रेडिएशन है ना, वो क्या करती है, किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, तो उसका पार्टिकल नेचर वहाँ पे देखने को मिलता है। मगर जब ये ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब हमारे क्या होती है, जब प्रोपोगेट करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है, तो वेव की फॉर्म में क्या करती है, ट्रांसमिट होती है। तो ये इसका डुअल नेचर था और कैसा एक्सपेरिमेंट से हमने इसको प्रूव किया था, अपनी प्रीवियस वीडियो हमने देखा था। और वैसे ही हम आगे चलते जा रहे हैं और जो आज का टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम क्या कहता है आपको। अब स्पेक्ट्रम जनरली समझिए होता क्या है, किसे स्पेक्ट्रम कहा गया है। जब आपने बचपन में देखा होगा और अभी भी हम बहुत बार देखते हैं, जैसे रेनबो रेनबो जो बनता है, तो क्या होता है, जब हल्की बारिश होती है और सनलाइट उन ड्रॉपलेट्स में पड़ती हैं, तो आपको रेनबो जनरली दिखाई देता है। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि खाली बारिश हो रही है, ठीक है, और आपको रेनबो दिखाई दिया होगा। कहीं ना कहीं से सनलाइट पड़ रही होगी, तभी आप उन ड्रॉपलेट्स में, तभी क्या होता है, रेनबो दिखाई देता है। और रेनबो में सारे कलर आपको जनरली 7 कलर, जिसकी हम बात करते हैं, कौन कौन से, विव ग्योर, कौन कौन से, विव ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, है ना, ग्रीन, येलो और ऑरेंज एंड रेड। तो ये क्या है, आपके बेसिक 7 कलर्स होते हैं जो जनरली आपको किसी भी रेनबो में दिखते हैं। और जनरली वही क्या है, एक स्पेक्ट्रम है। कहने का मतलब, अगर आप किसी वाइट लाइट से, इस फिगर में देखिए, ठीक है, अगर आप किसी वाइट लाइट से, ये वाइट लाइट सोर्स है जो सनलाइट मान लो, है ना, यहाँ से इस लाइट को अगर आप प्रिज्म से पास कराते हो, ठीक है, तो ये सारी वाइट लाइट क्या होती हैं, अलग अलग कलर में क्या होती हैं, अलग अलग में स्प्लिट हो जाती है ना, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट आप इसे सिंपली बोल सकते हो कि जो हमारी वाइट लाइट है, जब आप प्रिज्म से इसको पास कराते हो, तो ये स्प्लिट हो जाती है अलग अलग 7 कलर में जनरल, जो इसके बेसिक कलर होते हैं। और ये सारे कलर क्या होते हैं, आपस में मर्ज होते हैं। देखो सारे कलर क्या हैं, आपस में मर्ज होते हैं। और इसी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम, है ना। और ये आपको पता है कि ये सारी की सारी जो अलग अलग कलर होते हैं, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, है ना, वो क्या कंटेन करते हैं, उनका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी होती है। और देखा गया कि जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट होती है, जैसे कि रेड, जिस लाइट की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, जिस कलर ऑफ लाइट की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, वो सबसे कम डेविएट होता है। ठीक है, आपको दिख रहा है इसका एंगल डेविएशन का, ठीक है, प्रिज्म से सबसे कम डेविएट हुआ। और जिस कलर की लाइट, जिस लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, सबसे कम होती है,
जैसे वॉयलेट सबसे कम वेवलेंथ है ना, हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, ठीक है। और ये वाइट लाइट जो क्या होती है प्रिज्म से क्या होती है, पास होती है, और ये स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, बेसिक जो कलर्स हैं। तो इसे क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। अब स्पेक्ट्रम भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो स्पेक्ट्रम में है वो होता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, जो आपको जनरली दिख रहा है। कॉन्टिन्यूस का मतलब ये लगातार चलता रहता है, मतलब जो सारे कलर हैं ये आपस में क्या है, मर्ज है। देखो सारे कलर आपको इस फिगर में देखने को मिल रहा होगा, सारे कलर क्या है इसमें मर्ज हैं, ठीक है। ऐसा भी आप कोई भी गैप इन कलर्स के बीच में नहीं दिख रहा है। तो इसको रेड से लेकर वॉयलेट तक सारे कलर क्या हैं इस स्पेक्ट्रम में मर्ज हैं, और इसी स्पेक्ट्रम का क्या बोला जाता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। और ये कलर जो आपको दिख रहे हैं इन लाइट की क्या है, अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। और इस वेवलेंथ से आप एनर्जी भी निकाल सकते हो, E इक्वल्स टू एच सी लेमडा, है ना, ये फॉर्मूला होता है। और अगर आपको फ्रिक्वेंसी पता है तो E इक्वल्स टू एच न्यू से भी आप इन वेवलेंथ की या इन लाइट सोर्स की एनर्जी भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम व्हेन अ रे ऑफ लाइट एनालाइज्ड बाय पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, it is observed that it splits up into 7 different wide bands of colors from violet to red. These colors are so continuous that each of them merges into the next. Hence, the spectrum called continuous spectrum. तो यही है आपका continuous spectrum। क्या होता है, splitting of light, है ना, सिंपली क्या है, splitting of light into different colors। एंड ये क्या है आपका स्पेक्ट्रम। मगर ये सारे कलर अगर 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 आपस में क्या है, मर्ज हैं, ठीक है, एक कोई भी इनके बीच में कोई गैप नहीं आपको दिख रहा, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या बोला जाता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट स्लाइड में वो है आपके पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम तो हमने पढ़ लिया कि स्पेक्ट्रम आता कैसे है, ठीक है, ये होता कैसे है। तो जनरली कोई लाइट जब करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल लो या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट, है ना, रेडिएशन जब किसी प्रिज्म से पास होती है तो स्प्लिटिंग होना उन कलर का डिफरेंट कलर्स में, है ना, तो उसे क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है और स्पेक्ट्रा बोला जाता है। मगर वैसे ही वो कहता है कि आप एटम्स की भी शो करते हैं स्पेक्ट्रा। क्यों, क्योंकि एटम्स के अंदर अगर आप एनर्जी दोगे, अगर वो एटम्स क्या करते हैं, उन रेडिएशन को क्या कर रहे हैं, कोई भी एनर्जी को एमिट कर रहे हैं, है ना, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होगी एक। तो अगर वो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को एमिट कर रहे हैं या फिर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और उस लाइट को जब प्रिज्म से पास कराया जाएगा, और वो लाइट जब डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, तो उसे उस एटम का स्पेक्ट्रा बोला जाता है, ठीक है। एक बार फिर से सुनो, एटम कंटेन करता है एनर्जी, ठीक है, और वो एनर्जी या तो वो एब्जॉर्ब करेगा या तो वो क्या करेगा, एमिट करेगा, ठीक है। अगर उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी या फिर उसने एनर्जी एमिट करी, ठीक है, और उस लाइट को जब हम किसी प्रिज्म से पास कराते हैं, ठीक है, उस लाइट को जब हम क्या करते हैं, जो कहाँ से आ रही है, किसी एटम से आ रही है, ठीक है, उस एनर्जी को उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है, कौन सी, एटम्स की एनर्जी, ठीक है। उस एनर्जी ऑफ रेडिएशन को जब हम क्या करते हैं, किसी एटम की, है ना, तो किसी प्रिज्म से पास कराते हैं, और वो लाइट, वो रेडिएशन जब नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है प्रिज्म से पास कराने पर, जब वो डिफरेंट कलर्स में क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है, तो उसी को क्या बोला जाता है, एटॉमिक का स्पेक्ट्रा, मतलब दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि वो जो रेडिएशन हो रही है वो कहाँ से आ रही है, एटम से आ रही है, ठीक है, और जो इसका स्पेक्ट्रा बनेगा वही क्या होगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा होगा। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो टाइप से आपको जनरली देखने को मिलते हैं। एक है आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन मतलब कोई चीज को एब्जॉर्ब करना फिर उसका स्पेक्ट्रा बनाना, ठीक है। स्पेक्ट्रा को पता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, है ना, तो ये आपका स्पेक्ट्रा होता है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसा होता है ये देखिए आप, ठीक है। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट से ही समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सोर्स ऑफ वाइट लाइट ली, ठीक है, वाइट लाइट या फिर एनर्जी का सोर्स है कोई, है ना, वाइट लाइट। तो हमने क्या किया, उसको क्या किया, एक गैस के फ्लास्क के जिसमें क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है, कोई भी गैस, बहुत सारी मिक्सचर ऑफ गैस भी हो सकती है या फिर एक पर्टिकुलर गैस भी हो सकती है, ठीक है। तो इस ग्लास से उसको, मतलब गैस के फ्लास्क से उसे पास कराया, किसको, इस वाइट लाइट को, जो क्या है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी आप इसे बोल सकते हो, सनलाइट भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो उस सनलाइट को हमने गैस से पास कराया, गैस के फ्लास्क के जिसमें है गैस के एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और उस लाइट को
तो लाइट क्या हुई, ये जो गैस से पास होते हुए ट्रांसमिट हुई, यही लाइट कहाँ से, प्रिज्म से। ठीक है, ये प्रिज्म आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये प्रिज्म है। ठीक है, तो हमने क्या किया, फिर से सुनो, सोर्स ऑफ लाइट लिया और उसको पास कराया कहाँ से, एक गैस के मॉलिक्यूल से। ठीक है, ये गैस का मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ से हमने इसको पास कराया और यही गैस फिर फर्दर हमने ट्रांसमिट कराई, जो यहाँ से गैस से होते हुए जा रही है, इसी लाइट को, एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हमने पास कराया एक प्रिज्म से। ठीक है, ये प्रिज्म है। और फिर हमने एक फोटोग्राफिक फिल्म में देखा, जैसे नेगेटिव आते थे पुराने, है ना, जैसे एक्सरे होता है ना, तो वैसे ही यहाँ एक फोटोग्राफिक फिल्म होती है ब्लैक कलर की। ठीक है, उस ब्लैक कलर में देखा जाता है कि कौन कौन से कलर ये लाइट क्या कर रही है, एमिट कर रही है। ठीक है, इस लाइट में कौन कौन से कलर हैं, तो ये फोटोग्राफिक फिल्म में आता है। तो कहता है कि ये ही हमारी एक फोटोग्राफिक फिल्म होती है। तो इसमें देखा गया, तो जैसे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में सारे कलर मर्ज हो रहे थे या कोई भी गैप आपको नहीं दिख रहा था, मगर इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, मतलब जब हमने इस लाइट को गैस के मॉलिक्यूल से पास कराया और फिर प्रिज्म से पास कराया, तो देखा गया कि जो इसका स्पेक्ट्रा आ रहा था उसमें एक ब्लैक लाइंस आ रही थी। ठीक है, क्या आ रही थी, एक ब्लैक लाइंस आ रही थी, देखो आपको दिख रही होगी। और इन्हीं लाइंस को क्या बोला गया, एब्जॉर्प्शन लाइंस बोला गया। और जो ये स्पेक्ट्रा आया, ये डार्क लाइंस आपको दिख रही थी, इसको बोला गया एब्जॉर्प्शन लाइन्स और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, और पूरे इसको क्या बोला गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्यों हुआ, अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, मगर सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में होता क्या है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमने क्या किया, एक लाइट सोर्स लिया, उसको गैस के मॉलिक्यूल से पास कराया, फिर उस गैस मॉलिक्यूल को हमने प्रिज्म से पास कराया, फिर उसका जो स्पेक्ट्रा हमने देखा, उसमें देखा गया कि जो स्पेक्ट्रा था उसमें जो लाइन, उसमें कुछ डार्क लाइंस आपको देखने को मिली। देखो ये डार्क लाइंस मेरे को दिख रही है, 1 2 3, है ना। तो ये पर्टिकुलर लाइंस आपको, लाइंस क्या हुई इस स्पेक्ट्रम में देखने को मिल रही है, डार्क लाइंस। तो एब्जॉर्प्शन, और इसी को बोला गया था है एब्जॉर्प्शन लाइंस और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस देखने को मिलती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ये हम आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसके बाद हमने देखा एमिशन स्पेक्ट्रा। अब एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, ठीक है, एमिशन मतलब कोई चीज एमिट करना, मतलब रिलीज करना कोई चीज, है ना। तो एमिशन स्पेक्ट्रा, अब एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि हमने क्या किया, देखो एमिशन स्पेक्ट्रम में हमने क्या किया, कोई हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक आर्क लिया, मतलब हमने कोई हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल लिया और उसे चार्ज किया, मतलब एनर्जी दी उसे, है ना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करके। इलेक्ट्रिक आर्क मतलब इलेक्ट्रिक आर्क स्पार्किंग करके हम क्या करते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एनर्जी क्रिएट करेंगे तो उनको एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी क्या करते हैं, वो थोड़ी देर बाद रिलीज करते हैं, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी अनस्टेबिलिटी को शो करती है। ठीक है, तो हर मॉलिक्यूल स्टेबल होने के लिए एनर्जी ज़्यादा नहीं रखना चाहता, वो अपने अंदर जो एनर्जी है वो कम से कम रखना चाहता है। तो जब हम इसको, इस किसी भी मॉलिक्यूल या एटम्स को क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो उसके कुछ टाइम बाद वो एनर्जी को रिलीज करना चाहते हैं, ताकि वो फिर से क्या हो जाए, दोबारा से स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो हमने इसमें भी सेम चीज़ भी, कि हाइड्रोजन आपने एक सिस्टम बनाया है जिसमें हाइड्रोजन की आपने मॉलिक्यूल्स लिए, या कोई भी गैस मॉलिक्यूल ले सकते हो। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू उसको एनर्जी दी। एनर्जी दी तो उसके मॉलिक्यूल क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद उसी एनर्जी को क्या करेंगे, एमिट करेंगे। ठीक है, और वो एमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और उसी लाइट, जो रेडिएशन, जो लाइट उसने एमिट करी है ना, रेडिएशन की फॉर्म में जो एनर्जी उसने एमिट करी है, उसी रेडिएशन को हम फिर से प्रिज्म से पास कराएंगे। ठीक है, ये है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा। हमने क्या किया, फिर से सुनो, हमने एक हाइड्रोजन आर्क, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन गैस लिया, कोई भी अदर गैस ली, उसमें हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराने से उनको एनर्जी मिली उसके मॉलिक्यूल को, और वो क्या हुए, उसी एनर्जी को उन्होंने थोड़ी देर में रिलीज किया, ताकि वो फिर से क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। और उस एमिटेड लाइट को हमने पास कराया प्रिज्म से। ठीक है, जब प्रिज्म से इसको पास कराया और फिर से इसका फोटोग्राफिक फिल्म में एक स्पेक्ट्रा देखा, तो हमें क्या हुआ, हमें कुछ लाइंस दिखी, कैसी, कलर लाइन दिखी। देखो आपको दिख रहा होगा विजिबल स्पेक्ट्रम में हमें क्या दिखा, कुछ कलर लाइन दिखी, जैसे यहाँ पे वॉयलेट है, ये ब्लू है, ग्रीन, रेड कलर की हमें कुछ लाइंस इसमें देखने को मिली। और इसी को बोला गया एमिशन स्पेक्ट्रा। क्या बोला गया, एमिशन स्पेक्ट्रा। अब देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें डार्क लाइंस दिख रही थी। ठीक है, मगर एमिशन स्पेक्ट्रम में हमें क्या दिख रहा है, हमें
कलर लाइंस दिख रही है, ठीक है। तो एमिशन स्पेक्ट्रा ये होता है, ठीक है। हम ऐसा होता क्यों है इसको हम डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है, ये आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, ये हमारा पास लाइन स्पेक्ट्रा है, ठीक है। तो ये है हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा। तो इसको आप जरा अच्छे से इसको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो अब इसको आराम से समझना कि जो इसके पीछे रीजन है, जो एमिशन स्पेक्ट्रा जो डार्क लाइन आती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, एमिशन स्पेक्ट्रा में कलर लाइंस आती हैं, ठीक है, इसके पीछे रीजन है क्या, ठीक है। तो whenever electromagnetic radiation interact with atoms or molecules or atom, electromagnetic these atoms may absorb energy or jump to a higher energy state, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि हर मॉलिक्यूल इस फिगर में देखो, ठीक है, हर मॉलिक्यूल कंटेन करता है, ठीक है। देखो इस फिगर में देखते हैं, ठीक है, देखो तो कहता है कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ऐसा होता क्यों है। अब देखो हर मॉलिक्यूल के पास होती है अपनी अपनी एनर्जी लेवल्स, जैसे हम पढ़ते थे बचपन 9th 11th में, KLMN है ना, एनर्जी सेल्स आप इसे बोलते थे, एनर्जी लेवल्स KLMN होता है ना, सॉरी क्या होता है, KLMN होता है ना, ऐसे पढ़ते थे आप। तो ये क्या है, हमारी एनर्जी स्टेट्स है और एनर्जी सेल्स इन्हें बोला जाता है। अब मॉलिक्यूल कंटेन करता है इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम कंटेन करता है ऐसे ही एनर्जी सेल्स, जैसे फर्स्ट एनर्जी सेल, सेकेंड एनर्जी सेल, और इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन अपना क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अपना क्या है हमारे फर्स्ट एनर्जी स्टेट में है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जब फोटोन ऑफ लाइट, मतलब जब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलती है, तो क्या करता है उस एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी कहाँ से मिली, जो लाइट सोर्स से उसको एनर्जी मिली है, ठीक है। वो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है अपनी एनर्जी को इस एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और एक्साइट हो जाता है अपनी सेकंड एनर्जी स्टेट में। मतलब एनर्जी इसको मिलती है और कहाँ से मिली, सोर्स से, जो हमको सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं एनर्जी का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो एनर्जी का सोर्स है ना। वहां से हम इस इलेक्ट्रॉन ये करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। उस एनर्जी को लेते हुए कर जाता है अपनी उस जो उसके ऊपर हायर एनर्जी एक्साइट एनर्जी स्टेट है, उसमें वो क्या होता है, एक्साइट हो जाता है, और इसी को बोला जाता है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में होता है वो, मतलब उसकी नॉर्मल स्टेबल स्टेट होती है जो उसकी, है ना। मगर जब हम उसके करते हैं एनर्जी देते हैं, फोटोन, फोटोन क्या है, एक एनर्जी का सोर्स है ना। तो फोटोन देते हैं तो ये एनर्जी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने पर वो क्या करता है, उसकी ज़्यादा एनर्जी आती है तो हायर एक्साइटेड स्टेट में वो चले जाता है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट से हायर वाली जितनी भी स्टेट होती है वो एक्साइटेड स्टेट होती है, ठीक है। तो वो क्या चले गया, पहले वो फर्स्ट में था और उसके बाद एनर्जी मिलने पर वो सेकंड वाली एनर्जी स्टेट में चला गया, ठीक है। तो जब वो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और वो एनर्जी कुछ ना कुछ कंटेन करती है, कोई ना कोई वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी, है ना। क्योंकि हमको पता है E इक्वल्स टू क्या होता है, एस सी अपॉन लेमडा। अगर मान लो कि उसने क्या किया, रेड कलर की वेवलेंथ, वो जो एनर्जी है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ रेड कलर वाली है, ठीक है। जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब इस स्टेट से और सेकंड स्टेट में जाने के लिए अगर उसको रेड कलर वाली वेवलेंथ, है ना, चाहिए, और वेवलेंथ डिपेंड करती है किस पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी पे, है ना। जैसे एनर्जी होगी मतलब उसको कम अगर एनर्जी चाहिए तो रेड कलर की वेवलेंथ क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो रेड कलर की लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया। अब जब रेड रेड कलर की वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो इस फिगर में देखो, ठीक है, ये सोर्स है और ये गैस के क्या है, मॉलिक्यूल्स यहाँ से हमने पास कराए, और उसी लाइट को हमने क्या किया, प्रिज्म से पास कराया, तो हमें दिखी डार्क लाइन। क्यों, क्योंकि इसने रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा। अगर ये ब्लू कलर की ब्लू कलर, जहाँ पे ब्लू कलर है, अगर वहाँ पे डार्क लाइन आ जाती है, तो इसका मतलब इस सोर्स ने, इस गैस के मॉलिक्यूल ने कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब किया है, ब्लू कलर की वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब किया है। अगर ग्रीन कलर के जो स्पेक्ट्रम है उसमें लाइट है, उस अगर उसमें डार्क लाइन आ जाती है, तो इसका मतलब इस सोर्स ने ग्रीन कलर वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि उसको कितनी एनर्जी चाहिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए, ठीक है। अपनी हायर स्टेट में कितनी एनर्जी चाहिए, अगर उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो वो दूसरी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ
वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। उसे कम चाहिए तो कम वाली वेवलेंथ को क्या करेगा, वो एनर्जी वाली वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो आ रहा है समझ में। तो कहने का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब उसने क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, तभी वो क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में गया है। ठीक है, जब उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, और वो लाइट जो हम भेज रहे हैं वो कंटेन करती है कुछ ना कुछ कलर, और वो कलर कंटेन करता है वेवलेंथ, और वेवलेंथ डिपेंड करता है एनर्जी। ठीक है, आपको पता है E इक्वल्स टू एस सी अपॉन लेमडा, है ना। तो अगर के कहने का मतलब उसने अगर पर्टिकुलर लाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, तो इसका मतलब उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है तो मतलब उसने किसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है, किसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है तो मतलब उसने कोई ना कोई कलर को उसने एब्जॉर्ब किया है। जब उसने कोई कलर को एब्जॉर्ब किया है तो उस स्पेक्ट्रम में आपको कोई कलर, वो वाला कलर नहीं दिखने वाला। जैसे कि उसने अगर रेड कलर को एब्जॉर्ब किया तो रेड कलर आपको नहीं दिखेगा। अगर उसने ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब किया है तो ग्रीन कलर वाले फ्रेम में आपको वहाँ पे डार्क लाइन दिखेगी। अगर ब्लू कलर उसने एब्जॉर्ब किया है तो ब्लू कलर को वहाँ पे आपको डार्क लाइन दिखने वाली है। और इसी को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और इसी की वजह से उसमें डार्क लाइंस आती है एब्जॉर्प्शन की वजह से। ठीक है, ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। दूसरा है हमारा पास एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, अब जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देखो अब इसको तो सुनो, आप फिर से सुनो। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके तो हमारा एक्साइटेड स्टेट में चले गया, एनर्जी गेन करके फोटोन से उसने एनर्जी ली, और वो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले गया। मगर एक्साइटेड, मैंने आपको जैसे कहा था कि एक्साइटेड स्टेट उसकी हाई एनर्जी की स्टेट है, और हर मॉलिक्यूल या फिर हर पार्टिकल क्या रहना चाहता है, अपनी स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है। और उसको एनर्जी क्या चाहिए, स्टेबल तभी होगा जब उसके पास एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब जब वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, मतलब हायर एनर्जी स्टेट में रहेगा, क्योंकि वो एनर्जी लेके गया है, उसके पास एनर्जी ज़्यादा है ना। इसका मतलब वो दोबारा से क्या करना चाहेगा, अपनी ये एक्साइटेड स्टेट से दोबारा से अपनी ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, ताकि उसकी क्या हो जाए, एनर्जी कम हो जाए। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कम होती है, तो उसको क्या करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी जो उसने एब्जॉर्व करी है वो क्या करेगा, एमिट करेगा। ये देखो, है ना, जब वो अपनी हायर स्टेट से यहाँ से कहाँ आएगा, अपनी फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा जहाँ से वो आया था, और वहाँ जाने के लिए उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो क्यों जा रहा है, ताकि वो फिर से क्या हो जाए, एनर्जी कम हो, और वो फिर दोबारा से क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो जब वो एक्साइटेड स्टेट से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। जब एनर्जी लॉस करेगा, और वो लॉस होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन की फॉर्म में। ठीक है, इसे बोला जाता है एमिशन। ठीक है, एमिशन, एमिशन ऑफ रेडिएशन। और इसी एमिटेड लाइट को जब फिर से हम प्रिज्म से पास कराते हैं, ठीक है, इसी एमिटेड लाइट को जब हम क्या करते हैं, प्रिज्म से पास कराते हैं, तो वहां आपको दिखते हैं एक पर्टिकुलर कलर। ठीक है, आपको एक बहुत सारे कलर नहीं दिखते, आपको एक पर्टिकुलर कलर दिखते हैं, और ये कलर बताते हैं कि उसने कौन सी एनर्जी, कौन सी वेवलेंथ को एमिट किया है, कौन सी कितनी एनर्जी, क्योंकि वेवलेंथ डिपेंड करती है एनर्जी पे, है ना, E इक्वल्स टू एस सी अपॉन लेमडा, है ना। तो अगर वो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, इसका मतलब इसने ब्लू कलर वाली वेवलेंथ को एमिट किया है, मतलब उतनी एनर्जी को उसने क्या किया है, एमिट किया है। अगर रेड कलर वाली उस वो वेव, अगर वो कलर आपको दिख रहा है इस फोटोग्राफिक फिल्म में, इसका मतलब कि उसने रेड कलर की वेवलेंथ को एमिट किया है। ठीक है, इसका मतलब जो वेव, जो एनर्जी वेव किससे, रेड कलर से रिलेट करती है, उतनी एनर्जी को इस किसने, पार्टिकल ने एमिट किया है। ठीक है, आया समझ में। तो ये हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा होता है। क्यों, कब आता है लाइट, क्योंकि उसने क्या किया, एमिटेड लाइट उसने क्या करी है, एक प्रिज्म से हमने पास कराई है, और जो कलर वो एमिट करेगा वही कलर आपको दिखेगा, जिस कलर की वेवलेंथ वो क्या करेगा, एमिट करेगा, वही कलर आपको यहाँ दिखने वाला है। और इसे ही बोला जाता है, इसी की वजह से आता है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल है जो कौन सा, एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिगेन देयर स्टेबिलिटी, एक बार पढ़ भी लेते हैं इसे। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिगेन देयर स्टेबिलिटी, they need to move from higher energy state to previous lower energy state.
To accomplish this job, these atoms and molecules emit radiation in various region of electromagnetic radiation. तो फिर से स्टेबिलिटी लेने के लिए फिर से हायर स्टेट से कहाँ आता है, अपनी लोअर स्टेट में आता है, और उसी टाइम पे आपको क्या मिलता है, एमिशन स्पेक्ट्रम दिखता है, जो कलर आप वो एमिट करेगा, है ना, तो वही क्या होगा आपको इसमें दिखने वाला है स्पेक्ट्रम में, ठीक है। दिस स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड एटम मॉलिक्यूल नोन है एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो ये हमारे कौन करते हैं, एक्साइटेड मॉलिक्यूल करते हैं जो दोबारा आते हैं। अब क्या होता है कि फर्दर जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि जो स्पेक्ट्रम में जो आपको लाइंस दिख रही है ना, हमने देखा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस है ना, इस तरह से ये आपको, अगर ये आपका इस पर से स्पेक्ट्रम बनाया जाए तो अगर ये डार्क लाइंस हैं तो ये एब्जॉर्प्शन में आती हैं, अगर यहाँ पे क्या है एक विजिबल लाइन है तो ये क्या है आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रम में आती है। अब वो कहता है कि ये जो लाइंस है ना, एमिशन में भी और एब्जॉर्प्शन में भी, ये कंटेन करती हैं कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी। क्योंकि हमको पता है ई इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू होता है ना, ये हमने पढ़ते आ रहे हैं, ई इक्वल्स टू एच न्यू होता है, और ई इक्वल्स टू एस सी अपॉन लेमडा भी होता है, ठीक है। इसका मतलब अगर इनकी कुछ ना कुछ वेव लेंथ होगी तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, और जब फ्रीक्वेंसी होगी तो ये कंटेन करेंगे कुछ ना कुछ एनर्जी, कौन, यही लाइंस जो विजिबल लाइंस आपको दिख रही है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कर, जॉन बाल्मर, सबसे पहले जॉन बाल्मर थे 1825 से 1898, ठीक है, और 1885 में इन्होंने ये बताया कि जो आपको विजिबल रीजन में जो ये लाइंस दिख रही हैं, डिफरेंट कलर ऑफ लाइंस दिख रही हैं, ठीक है, वो कंटेन करती हैं कुछ फ्रीक्वेंसी। और वो फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकाल सकते हो, उन्होंने एक मैथमेटिकल डेरिवेशन किया और उससे उन्होंने निकाला कि ये फ्रीक्वेंसी, ये है आपका वेव नंबर से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपने कहा कि वेव नंबर इक्वल टू होता है 109677, ये कांस्टेंट होता है, इसे रिजबर्ग कांस्टेंट भी बोला जाता है, ठीक है। 1/2 माइनस 1/n², एन क्या है हमारा, एन है कुछ भी 3 4 5 6, ठीक है, 2 नहीं हो सकता, 3 4 5 6 ये हमारा क्या है, एन है। तो उन्होंने कहा इसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हो, जो भी लाइंस आएंगी, है ना, इस फ्रीक्वेंसी, इस फॉर्मूले में रखने पर जो भी लाइंस आपको मिलेंगी, फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी, वेवलेंथ या फिर एनर्जी आपको मिलेगी, वो कौन सी सीरीज होंगी, बाल्मर सीरीज होंगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे हमारे कौन और साइंटिस्ट ने रिसर्च करी, फिर हमारे लेमन सीरीज आई, फिर वैसे ही हमारे बाल्मर आई, फिर पास्चन आई, फिर ब्रैकेट आई, फिर आए हुए स्पून, ठीक है। अगर वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन, अब आपने कहा कि जो एटम होता है, ठीक है, ये एटम है, उसके पास बहुत सारे सेल्स हैं, ये देखो बहुत सारे सेल्स हैं उसके पास, इस तरह से, है ना। अगर वो कह रहा है कि वो फर्स्ट स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए आपको लेमन सीरीज रखनी पड़े, तो वो वहाँ पे जो सीरीज आएगी वो लेमन सीरीज होगी। अगर वो सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन है और वो एक्साइट हो रहा है अपनी हायर एनर्जी स्टेट में, कितनी भी हो सकती है इससे ऊपर, तो वो वहाँ पे आएगी आपकी बाल्मर से। देखो नेक्स्ट फिगर में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये है आपके पास पूरा का पूरा, ठीक है। अब उन्होंने कहा सबसे उसके बाद जो हमारे ऐसे ही लेमिन बाल्मर आए, तो सब ओवरऑल डिस्कस करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके जो जॉन्स हमारे रिजबर्ग थे, उन्होंने बताया एक रिजबर्ग इक्वेशन, उन्होंने कहा कि आप ओवरऑल जितनी भी फ्रीक्वेंसी आ रही है उनमें आप ये इस तरह से फॉर्मूला निकाल के आप निकाल सकते हो कि कितनी एनर्जी उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए लगेगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है वेव नंबर इक्वल्स टू 109677, ये रिजबर्ग कांस्टेंट है 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। n1² इसकी इनिशियल स्टेट है, n2 इसकी एक्साइटेड स्टेट है, कौन सी स्टेट में वो गया है, ठीक है। देखो हमने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, जब उसे इलेक्ट्रॉन, जबकि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, तो उससे क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। एक स्टेट से ये जब क्या करता है वो दूसरी स्टेट में जाता है तो उसको एनर्जी चाहिए। अब जब एनर्जी चाहिए, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आएगा, जब वो दोबारा से एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आएगा, लोअर स्टेट में आएगा दोबारा से एमिट करके अपनी एनर्जी, तो ये फिर से क्या होगा, आपका एमिशन स्पेक्ट्रा आपको दिखेगा। तो ये एनर्जी, कितनी एनर्जी उसको रिक्वायर है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए, ये फॉर्मूले से आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये किसने बताया था, हमारा रिजबर्ग इक्वेशन ने। ये कहता है कि अगर वो n1 है, n1 इक्वल्स टू 1 है और n2 इक्वल्स टू क्या है 2,
तो आप यहाँ n की जगह क्या रखोगे, 1 रखोगे, और n2 की जगह क्या रखोगे, 2। अगर n1 हमारा क्या है, 2 है, और n2 हमारा क्या है, 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब n1 की जगह क्या रखोगे, आप 2 रखोगे, और n2 की जगह क्या रखोगे, 3 रखोगे। और जो भी वैल्यू आएगी वो वेव नंबर बताएगी, और वेव नंबर से आप फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ, एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। E इक्वल्स टू एस सी अपॉन लैम्डा वाला फॉर्मूला लगा के। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही लेमन जो थे, उन्होंने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन एन मतलब फर्स्ट स्टेट में है और एक्साइट कर रहा है 2 में, या फिर अपने 3 वाली स्टेट में, या फिर 4 वाली स्टेट में, या फिर 5 या फिर 6 में, कोई भी स्टेट में वो क्या कर रहा है, एक्साइट हो रहा है, तो उसे कितनी एनर्जी चाहिए, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये लेम और जितनी भी लाइंस आएंगी वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की क्या होगी, रीजन में होगी। फिर हमारे पास कौन आए, बाल्मर आए। बाल्मर ने बताया कि सेकंड स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, सेकंड स्टेट में है, ठीक है। इन्होंने लेमन ने बताया फर्स्ट स्टेट से, मगर बार्मन ने बताया कि अगर फर्स्ट सेकंड स्टेट से वो थर्ड स्टेट में जा रहा है, या फिर फोर्थ में जा रहा है, या फिफ्थ में जा रहा है, या फिर सिक्स्थ में, या फिर सेवन्थ में जा रहा है, तो उसे कितनी एनर्जी चाहिए, कौन सी वेवलेंथ चाहिए, कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो आप इस फॉर्मूले से फिर से लगा सकते हो। बस आपने n1 की जगह आपने 2 यहाँ पे रखना है बाल्मर सीरीज के लिए, ठीक है। पास्टन के लिए n1 की वैल्यू क्या होती है, 3, क्योंकि इन्होंने थर्ड स्टेज से बताया कि मतलब अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड स्टेट में है तो उसको एक्साइटेड स्टेट में, मतलब उसे फोर्थ में जाना है, फिफ्थ में जाना है, सिक्स में जाना है, तो कितनी एनर्जी चाहिए। फिर ब्रैकेट ने बताया हमें कि इसमें ब्रैकेट के लिए n की वैल्यू होती है, n1 की वैल्यू होती है 4, ठीक है। फोर्थ स्टेट से उन्होंने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ स्टेट में है तो उसे कितनी एनर्जी चाहिए, फिफ्थ में जाने के लिए, सिक्स में जाने के लिए, सेवन्थ और इन्फिनाइट तक जाने के लिए। वैसे ही फोन ने बताया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो ये क्या हमारा ऐसे लेमन तो लेमन की जो सीरीज आती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है, बालमर की जो आती है वो विजिबल रीजन में आती है। सबसे पहले इन्होंने बताया था पाशन की आती है नियर इंफ्रारेड में, ब्रैकेट की आती है फार इंफ्रारेड, और फुन की भी हमारी फार इंफ्रारेड में आती है। तो ये हमारा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा था। तो कल हम डिस्कस करें, अब आपने सब पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, डुअल नेचर क्या होता है पार्टिकल का, एक स्मॉल पार्टिकल का भी सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डुअल नेचर होता है, ठीक है। तो उस पे बेस पे जितने भी पोस्टुलेट थे सब जो हम डिस्कस करेंगे कल, कि बोर्स की एटॉमिक थ्योरी क्या थी, इन्होंने क्या अपनी थ्योरी में बताया कि एटम एक्चुअली है क्या, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट। थैंक यू।